रीबर्थ ऑफ माई डेविल स्टार एपिसोड 25 मुंबई, इंडिया। रात का वक्त सागरिका पूरे दिन घर पर ही थी और रात को उसका बाहर जाने का मन कर रहा था, तो रणधीर उसे लेकर लॉन्ग ड्राइव के लिए निकला। थोड़ी देर पहले ही वो अपनी शूटिंग कंप्लीट करके वापस आया था और आते ही सागरिका ने डिमांड रख दी थी। सागरिका आराम से बाहर देख रही थी। कल से ही उसने एक बार भी अपना फोन चेक नहीं किया था। वो देखना ही नहीं चाहती थी। सोशल मीडिया खुलेगा उसके सामने, और जब वो देखेगी तो उससे ज्यादा कुछ हैंडल होगा नहीं इस वक्त। रणधीर उसे देखकर बोला, ओशन, तुम्हें कुछ खाने के लिए चाहिए? सागरिका उसे देखकर बोली, नहीं, कुछ नहीं चाहिए। तुम बस मुझे ऐसे ही लेकर घूमते रहो। बोलकर उसने गाड़ी का शीशा और भी ज्यादा नीचे कर दिया और अपना चेहरा हल्का सा बाहर करके उसने अपनी आंखें बंद कर ली। गाड़ी चल रही थी और ठंडी ठंडी हवा उसके चेहरे को छूते हुए जा रही थी। उसके बाल उड़ रहे थे। रणधीर ने एक नजर उसे देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। तभी अचानक सागरिका के दिमाग में पता नहीं क्या आया। उसने अपना फोन उठाकर चेक किया। उसके फोन पर कई सारे नोटिफिकेशंस आ रखे थे। उसने प्रत्यूष का मैसेज देखा, उसके साथ तन्वी के कुछ मैसेज थे, और फिर ऐसे स्क्रॉल करते करते उसकी नजर अपने इंस्टाग्राम की तरफ चली गई। वो मन में बोली, नहीं, मुझे कुछ नहीं देखना वरना फिर से मेरा दिमाग खराब होगा। सोचते हुए उसने अपना फोन एक तरफ रख दिया। करीब 1 घंटे बाद रणधीर ने एक जगह पर गाड़ी रोकी। वो लोग एक छोटे से रेस्टोरेंट के बाहर थे। रणधीर उसे देखकर बोला, परमानेंट बीवी, तुम्हें भूख नहीं लगी? लेकिन मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। तुम्हें पता है, मैंने कुछ खाया नहीं है। सागरिका उसे देखकर बोली, आई एम सॉरी, तुमने कुछ खाया पिया नहीं और मैं तुम्हें यहाँ पर उठाकर ले आई। रणधीर उसे देखकर बोला, तुम मुझे नहीं लेकर, मैं तुम्हारे साथ आया हूँ क्योंकि मैं आना चाहता था। सो डोंट फील गिल्टी। उसकी बात सुन सागरिका हल्का सा मुस्कुराई। रणधीर तुरंत गाड़ी से उतरकर रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। इधर सागरिका अभी भी गाड़ी के अंदर ही थी। थोड़ी देर बाद वो दरवाजा खोलकर बाहर निकली और वो घूमते हुए दूसरी तरफ पहुंची। उसे रोड के दूसरी साइड एक रेलिंग लगी हुई थी। नीचे एक नदी बह रही थी। सागरिका ने रेलिंग पर अपने हाथ रखे और वो चुपचाप नदी की तरफ देखने लगी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सागरिका ने तुरंत मुड़कर अपने सामने खड़े इंसान को देखा। वो धीरे से बोली, आप यहाँ पर? उसके सामने दिग्विजय खड़ा था। सागरिका की नजर अचानक एक गाड़ी की तरफ चली गई। वो दिग्विजय की ही गाड़ी थी, यहाँ से होकर जा रहा था। तभी मेरी नजर तुम्हारी तरफ चली गई। दिग्विजय बोला, न्यूज़ देखी है मैंने। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, तो आप क्या करना चाहते हैं? आपको भी मुझे कुछ सुनाना है? सो यू कैन टेल मी, सुन लूंगी मैं। और आई नो कि आपको कुछ न कुछ जरूर बोलना ही होगा। दिग्विजय उसे देखकर बोला, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें कुछ गलत बोलूंगा या कुछ भी ऐसा बोलूंगा जो तुम हैंडल नहीं कर सकती? इतना तो मुझे पता है कि तुम जलन की वजह से किसी के साथ कुछ नहीं करोगी, पर एक्चुअल में बात यह है कि तुम रणधीर कंधारी के साथ रह रही हो, तो कुछ भी हो सकता है। सागरिका कड़वाहट भरे लहजे में बोली, एक तो ना, मुझे आपसे मिलना नहीं है, और जब भी आप मेरे सामने आते हो हमेशा हर बार कोई न कोई ऐसी बात करेंगे। क्या आपको शुक्र मनाना चाहिए कि आप अभी तक जिंदा हैं? क्योंकि होने को आपके साथ भी कुछ भी हो सकता, तो फिर आपको ऐसी हरकतें करनी क्यों है? दिग्विजय बिना किसी भाव के बोला, होने को क्या होगा मेरे साथ? यू नो वॉट? तभी उन दोनों के कानों में आवाज पड़ी, क्या तमाशा चल रहा है यहाँ पर? ये सुनते ही दिग्विजय और सागरिका की नजर रणधीर की तरफ चली गई। वो इस वक्त बिना किसी भाव के उन दोनों को देख रहा था। कुछ ही पल में वो उन दोनों के पास आया। उसने सागरिका के कंधे पर हाथ रखा और दिग्विजय को देखकर बोला, दिग्विजय सभरवाल, इस तरीके से बार बार खतरे से खेलने की क्या जरूरत है? यू नो वेरी वेल ना कि मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ। दिग्विजय उसे देखकर बोला, आई एम वेटिंग, रणधीर कंधारी। मेरी बेटी को तो तुमने मुझसे छीन लिया। वेल, ये बेटी भी नहीं है मेरी। रणधीर मुस्कुराते हुए बोला, हो भी नहीं सकती। मेरा ध्यान थोड़े टाइम के लिए तुम्हारे ऊपर से हटकर गया। तुमने तो मेरी बीवी को परेशान करना शुरू कर दिया। बहुत गलत बात है, और बहुत सही टाइम पर तुमने अपने दर्शन भी दिए हैं। उसकी बात का दिग्विजय ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस एक नज़र सागरिका को देखा और तुरंत अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। दिग्विजय के जाते ही सागरिका रणधीर को देखकर बोली, क्या कहने का मतलब था तुम्हारा? रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, वेरी सिंपल, ओशन, ध्यान हटा मेरा, और इस इंसान ने तुम्हें परेशान करना शुरू कर दिया, तो सोचा कि इतनी सही वक्त पर दर्शन दिया है तो थोड़ा सा जनता का भी ध्यान भटकाया जाए।
सागरिका कंफ्यूजन से बोली, वॉट आर यू प्लानिंग टू डू? रणधीर हल्का सा मुस्कुराकर बोला, प्लानिंग तो एट माई डिनर, भूख लगी है मुझे। सागरिका धीरे से बोली, बात बदलने का टैलेंट न सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अंदर है। बोलकर वो सीधे अपनी गाड़ी की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद वे दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे। रणधीर आराम से डिनर कर रहा था। वैसे तो उसे ये सब कुछ खाना नहीं था, लेकिन कहाँ वो किसी की सुनने वाला था। जब उसका मन करेगा तब वो किसी की नहीं सुनता। वो खुद भी खा रहा था और सागरिका को भी खिला रहा था। थोड़ी देर बाद सागरिका उसे देखकर बोली, मेरा पेट भर गया। रणधीर जल्दी से बोला, प्रेगनेंसी में ज्यादा खाने का मन करता है। तुम्हारा पेट भर गया, तुमने क्या खाया है? मुश्किल से 3-4 बाइट्स ली है। सागरिका बीच में बोली, ऑलमोस्ट 10 से 15 बाइट्स खा लिया मैंने, इससे ज्यादा मैं नहीं खा सकती। मैं थोड़ी हूं कि ज्यादा खाने का मतलब, मैं कुछ भी पूछती रहूंगी। नहीं मन कर रहा है, और खाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, बस। रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, आई थिंक मुझे डॉक्टर मुखर्जी से बात करनी पड़ेगी, मुझे डाउट है। सागरिका एकदम से उसे देखकर बोली, तुम्हें डाउट है? लाइक सीरियसली? रणधीर, डाउट वाली क्या बात है? अरे, कभी मन करता है ज्यादा खाने का, कभी नहीं करता। और कभी कभी तो ऐसा भी होगा कि मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा। तो क्या तुम हर बार डॉक्टर को परेशान करोगे? रणधीर उसे देखकर बोला, एग्जैक्टली, डॉक्टर को परेशान करूंगा मैं, क्योंकि डॉक्टर को परेशान होने वाली बात है। मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। ये सुनते ही सागरिका ने अपने सर पर हाथ रख लिया। वो धीरे से बोली, इतना प्रोटेक्टिव होना हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आई डोंट नो कि मैं क्या करूं। रणधीर तुरंत उसके गाल पर किस करके बोला, जस्ट लव मी लाइक आई लव यू। उसकी बात सुन सागरिका हल्का सा मुस्कुराई। वो कुछ पल उसे देखते रही और फिर वापस बाहर देखने लगी। 1.5 घंटे बाद वे दोनों घर पहुंच चुके थे। अब तक सागरिका गाड़ी में ही सो चुकी थी। रणधीर उसे लेकर सीधे पेंट हाउस में पहुंचा। उसने आराम से उसे बेडरूम में बेड पर लेटा दिया। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थी। वो सागरिका को वहीं छोड़कर सीधे नीचे स्टडी रूम में पहुंचा। उसने अपना लैपटॉप ऑन किया और तुरंत सत्यम को कॉल लगा दिया। कॉल पिक होते ही वो बोला, स्टार्ट। उसके इतना कहते ही उसके लैपटॉप पर एक फोटो शुरू हो चुकी थी। वो अनुष्का की फुटेज थी। इस वक्त वो एक सेल में थी। उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और रणधीर के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। सत्यम ऑलरेडी वहीं पर था। वहां का कैमरा रणधीर के लैपटॉप से कनेक्ट किया गया था ताकि वो ये सब कुछ अपनी आंखों से देख सके। वो जाने वाला नहीं था। जो उसने कहा था कि वो सामने से जाकर किसी को क्यों मारेगी, उसके पास और भी कई तरीके हैं अपना काम करने के। सत्यम एक आदमी को देखकर बोला, स्टार्ट। उसके इतना कहते ही वो आदमी अनुष्का के पास पहुंचा। उसने अनुष्का के हाथ से कुछ वायरस कनेक्ट किया और एक बटन दबाया। इसी के साथ अनुष्का को कुछ इलेक्ट्रिक शॉक लगने लगे थे। वो चिल्ला रही थी। आखिर में उसका चिल्लाना भी बंद हो चुका था। उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। वो बुरी तरीके से कांप रही थी। रणधीर आराम से चेयर पर बैठ गया। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट बनी हुई थी। वो अपनी आंखों से अनुष्का को तड़पते हुए देख रहा था। थोड़ी देर बाद वो ऑन कॉल ही बोला, इसका वक्त पूरा हो चुका है सत्यम। और जब वक्त पूरा हो जाता है तो फिर इंसान के साथ क्या करना होता है? राम नाम सत्य। यू नो वॉट टू डू। सत्यम एक बार फिर से उस आदमी को देखकर इशारा किया। अगले ही पल उस आदमी ने अपने हाथ में पड़े हुए रिमोट में सबसे एक्सट्रीम वाला एक बटन दबाया, जिसके ऊपर एक्सट्रीम लिखा हुआ भी था। अनुष्का की आंखें एकदम से फैल गईं। उसकी बॉडी बहुत बुरी तरीके से फीवर कर रही थी। कुछ ही पल में उसकी आंखें एकदम से बंद हो गईं और उसका चेहरा झुक गया। वो पूरी तरीके से निढाल चेयर पर बंधी हुई थी। रणधीर धीरे से बोला, काम खत्म। सत्यम गहरी सांस लेकर बोला, अनुष्का का किस्सा खत्म। रणधीर बिना किसी भाव के बोला, वेरी गुड। अपनी किस्मत पर खुद कुल्हाड़ी मारी है इसने, पर तो छोड़ो, उसने किस्मत को भी नहीं छोड़ा। मेरी बीवी पर अटैक नहीं करना चाहिए था इसे। बीवी तो बीवी, साथ मेरा बच्चा भी इन्वॉल्व था। हाउ कैन आई लीव हर? सत्यम तुरंत वहां से निकलकर बोला, आई नो कि तुम क्या बोलना चाहते हो। आई अंडरस्टैंड योर इमोशंस। खैर, इसका किस्सा खत्म हो चुका है। और एक बात, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीज सामने आई है। वो मैं तुम्हें कल बताऊंगा, ठीक है? अभी मैं घर जा रहा हूँ। तन्वी सो रही है, लेकिन उसे अगर जरा सा भी भान लग गया ना कि मैं गायब हूँ, तो कल मेरी क्लास लग जाएगी। रणधीर मुस्कुराते हुए बोला, आई नो, आफ्टर ऑल वो दोस्त मेरी है,
तो फिर क्लास लगाना तो उसे बहुत अच्छे से आता है। गुड बाय मैनेजर। इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। रणधीर कुछ पल अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देखता रहा और फिर उसने अपना लैपटॉप बंद कर दिया। अगले सुबह सागरिका इस वक्त जिम में थी और वो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर रही थी। आधे घंटे के अंदर ही वो थक चुकी थी। वो स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइज, जिम सब करती थी, पर काफी टाइम से बहुत इरेगुलर होने की वजह से और अभी प्रेगनेंसी की वजह से उसे हो नहीं रहा था। तभी रणधीर वहां पर आकर बोला, क्या हुआ, कहाँ चली तुम? सागरिका उसे देखकर बोली, मुझसे हो नहीं रहा। रणधीर कुछ कहता कि उसकी नजर अचानक से सागरिका के पेट की तरफ चली गई। उसने अपना जिम आउटफिट पहना हुआ था और उसमें उसका पेट काफी अच्छे से क्लियर दिख रहा था। उसका वो छोटा सा क्यूट सा लिटिल बेबी बम्प बहुत ज्यादा विजिबल था। सागरिका ने एक बार अपने बेबी बम्प की तरफ देखा और वापस रणधीर को देखकर बोली, ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे कभी तुमने देखा नहीं? रणधीर जल्दी से बोला, अपनी बीवी का तो पहले ही देख रहा हूं ना, मैंने पहली बार। सागरिका धीरे से बोली, मैं तुम्हारी इस बात का क्या मतलब समझूं? रणधीर उसके पास आया। वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। सागरिका चुपचाप उसे देख रही थी। रणधीर उसके बेबी बम्प पर हल्के से किस करके बोला, बस इतना समझो कि अपने बच्चे को ग्रो होते देख, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या समझूं। सागरिका मुस्कुराकर बोली, ज्यादा कुछ नहीं, और अभी तो और भी ज्यादा ग्रो होने वाले। तब तुम क्या करोगे? तुम्हें पता है, मुझे ना बहुत अलग सी फीलिंग आती है। ऐसा लगता कि पेट में बटरफ्लाई है। रणधीर जल्दी से बोला, बटरफ्लाई नहीं, बटरफ्लाई ओशन, एक ही बटरफ्लाई ठीक है। इससे याद आया, अगर मेरी बेटी हुई तो, और अगर वो गलती से मेरे जैसे निकली तो, तब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सागरिका जल्दी से बोली, क्यों? अगर वो कृतिका जैसी हुई तो? ये सुनते ही रणधीर कुछ पल के लिए फ्रीज हो गया। उसने नजर उठाकर सागरिका की आंखों में देखा। सागरिका खुद उसके सामने घुटनों के बल बैठकर बोली, अगर हमारी बेटी कृतिका के जैसे हुई तो बस समझ लेना कि वो वापस आ गई। रणधीर धीरे से बोला, कृतिका। ये बोलकर वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। ये सारी चीज तो उसने सोची ही नहीं थी। सागरिका उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, तो क्या उसकी बहुत याद आती है ना? तो सोचो, हमारी बेटी होगी तो कितना अच्छा होगा ना। IT फील्स लाइक कृतिका वापस आ गई। तुम्हारे लिए भी, मेरे लिए भी, तुम्हारे पेरेंट्स के लिए भी। रणधीर धीरे से बोला, मुझे जेंडर जानने का मन कर रहा है। सागरिका मुस्कुराते हुए बोली, मिस्टर कंधारी, इंडिया में ये इल्लीगल है। अगर तुम्हें जेंडर जानना है ना, तो फिर चलो किसी फॉरेन कंट्री में, और वहां से जेंडर पता करके हम दोनों वापस आ जाएंगे। रणधीर उसे देखकर बोला, अच्छा आइडिया, लेकिन अभी नहीं जा सकते। सागरिका तुरंत खड़ी होकर बोली, ओके फाइन, तो अब मैं जाऊं? रणधीर तुरंत खड़ा होकर बोला, तुम कहीं नहीं जा रही हो। चुपचाप से बैठ जाओ और अच्छे से एक्सरसाइज करो। अभी तक तुमने ढंग से कुछ किया भी नहीं है, और मैंने बोला था कि तुम्हें इस चीज के लिए रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी, वरना तुम इतनी आलसी हो जाओगी क्योंकि तुम कुछ नहीं करोगी। सागरिका उसे देखकर बोली, मैं आलसी हो जाऊंगी? तुम ना मुझे आलसी मत बोलो। मैं कहीं से भी आलसी नहीं हुई। और मैं क्या किया? रणधीर जल्दी से बोला, एग्जैक्टली यही तो बात है कि तुमने कुछ किया नहीं। सागरिका ने हैरानी से उसे देखा। वो उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाकर बोली, मैंने कुछ किया नहीं। आधे घंटे से एक्सरसाइज ही कर रही हूं मैं। मुझे खुद को पता है कि मुझे क्या करना है। तुम ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं कुछ नहीं करूं। तुम तो कितने गंदे। और रणधीर उसे देखकर बोला, मैं और गंदा? एक्चुअली मैं तो बहुत गंदा हूं, परमानेंटली। सागरिका जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, वो मुझे पता है, और अब मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं 3-4 दिन से कुछ खाया नहीं। रणधीर उसे देखकर बोला, पहले एक्सरसाइज थोड़ी देर और करनी पड़ेगी, और जो मैं बता रहा हूं, तुम्हें वो करना पड़ेगा। मैं डॉक्टर मुखर्जी से बात कर चुका हूं। उन्होंने मुझे एक्सरसाइज चार्ट भेजा है। तुम उसके हिसाब से सब कुछ करोगी। सागरिका मुंह बनाते हुए बोली, मैं नहीं कर रही। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई। मुंबई, इंडिया। रात का वक्त आज बहुत बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि आंधी तूफान सब कुछ साथ में आने वाला था। सागरिका प्रोडक्शन हाउस से किसी काम की वजह से बाहर निकली थी। वो पूरे दिन घर पर नहीं रह सकती थी और वो रणधीर से बात करके निकली थी। इस वक्त वो घर जा रही थी। एक तो बारिश की वजह से ट्रैफिक भी बढ़ चुका था। ट्रैफिक से निकलने के बाद वो जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहती थी। उसके चक्कर में उसने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी।
इस वक्त वो जी रोड पर थी। वो रोड थोड़ी खाली थी। वहां पर मुश्किल से 1 या 2 गाड़ियां आ जा रही थी। उससे ज्यादा कुछ नहीं था। बिल्कुल शांति थी। तभी अचानक से सागरिका की नजर अपने फोन की तरफ चली गई। उसका फोन बज रहा था। ठीक उसी वक्त उसके सामने से आवाज आई। सागरिका ने एकदम से ब्रेक लगाया। ऐसा लगा कि सामने से आकर कोई टकरा गया था। सागरिका खुद से बोली, व्हाट द हेल, मैं किसी का एक्सीडेंट तो नहीं कर दिया। बोलकर वो तुरंत गाड़ी से उतरी। उसकी नजर सामने चली गई। एक लड़की जमीन पर गिरी पड़ी थी। उसके बालों की वजह से उसका पूरा का पूरा चेहरा ढका हुआ था। सागरिका उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोली, हेलो, एक्सक्यूज मी, कौन हो तुम? लेकिन उस लड़की ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। सागरिका उसके पास आकर रुकी। उसने हल्के से कंधे पर हाथ रखा। तभी उस लड़की ने एकदम से अपनी नजर उठाकर देखा। सागरिका हैरानी से बोली, नव्या। उसके सामने नव्या सड़क पर पड़ी हुई थी। उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। बाल बिखरे हुए थे। होठों के किनारे से खून बह रहा था। गाल पर थप्पड़ के निशान थे और कपड़े कुछ फटे हुए से लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसके साथ किसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। और यही चीज सागरिका की कमजोरी थी। वो ऐसा किसी के साथ भी होते हुए नहीं देख सकती थी। वो एकदम से नव्या को उठाते हुए बोली, तुम यहां पर क्या कर रही हो? नव्या जल्दी से बोली, प्लीज हेल्प मी, प्लीज, मेरे पीछे पड़े हैं। मेरे साथ कुछ करना चाहते हैं। वो मुझे जान से मार देंगे। वो मेरे साथ कुछ गलत कर देंगे। मैं बहुत मुश्किल से भागकर निकली हूं। मुझे वहां पर वापस नहीं जाना, प्लीज। बोलते हुए उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। सागरिका जल्दी से बोली, कुछ नहीं होगा तुम्हें। कौन पीछे पड़ा है तुम्हारे? नव्या ने एक बार पीछे देखा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो वापस सागरिका को देखकर बोली, वो लोग यहाँ पर आ रहे होंगे। कुछ करेंगे। प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। प्लीज मैडम, प्लीज हेल्प मी। सागरिका जल्दी से बोली, अच्छा ठीक है, तुम गाड़ी में बैठो। बोलकर उसने बैक सीट का दरवाजा खोला। नव्या सीधे गाड़ी में बैठी। सागरिका भी जल्दी से बैठी। उसे यहाँ से निकलना था। वो प्रेग्नेंट थी और वो यहाँ पर लड़ाई नहीं लड़ सकती थी किसी से। बैठकर उसने तुरंत गाड़ी स्टार्ट कर दी। वहां से निकल गई। थोड़ी दूर आए। सागरिका ने ब्रेक लगाया। इस वक्त वो लोग थोड़े भीड़भाड़ वाले इलाके में थे जहां पर लोग दिख रहे थे। नव्या चुपचाप बैठी हुई थी, कहीं खोई हुई थी। सागरिका उसकी तरफ मुड़कर बोली, अब मुझे बताओगी कि क्या हुआ? नव्या ने उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया। सागरिका तेज आवाज में बोली, नव्या, आई एम आस्किंग यू समथिंग, जवाब चाहिए मुझे। नव्या एकदम से होश में आए। उसने अपनी आंसू भरी आंखों से उसे देखा। वो कुछ पल सागरिका को देखते रही और फिर अगले ही पल उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया। सागरिका गहरी सांस लेकर बोली, ओके फाइन, मैं तुम्हें इस वक्त अपने घर लेकर चल रही हूँ। प्लीज संभालो खुद को, मैं हूं तुम्हारे साथ। इतना बोलकर उसने वापस अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी। आधे घंटे बाद वो लोग बिल्डिंग के बाहर थे। सागरिका नव्या को सीधे अपने पेंट हाउस में लेकर गई। उसने आराम से उसे सोफे पर बैठाया। इस वक्त रणधीर वहां पर नहीं था। सागरिका धीरे से बोली, पानी चाहिए तुम्हें? नव्या जल्दी से बोली, ओके। सागरिका तुरंत उसके लिए एक गिलास पानी लेकर आए। वो खुद उसके पास बैठकर बोली, क्या हुआ? ये सब कैसे? तुम उस जगह पर कैसे पहुंची? वहां पर गाड़ियां भी नहीं रुकती हैं। जल्दी बताओ, तुम कर क्या रही थी वहां पर? नव्या उसे देखकर बोली, वो मैं प्रोडक्शन हाउस से निकली थी घर जाने के लिए। मैं जा रही थी। मुझे नहीं पता, शायद वो लोग मुझे पहले से स्टॉक कर रहे थे क्योंकि मैं उसी रास्ते से घर जाती हूँ। उन्होंने मुझे किडनैप कर लिया। करीब 3-4 लोग थे। मैं बहुत मुश्किल से वहां से भाग कर निकली। वो लोग मेरा रेप करना चाहते थे। सागरिका उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, नव्या रिलैक्स, अब तुम बिल्कुल सेफ हो। कुछ नहीं हुआ तुम्हें। तुम बचकर निकल गई और तुम मेरे घर पर हो। ओके, प्लीज कम डाउन। नव्या ने एक बार उसे देखा और उसने चुपचाप सर हिला दिया। सागरिका धीरे से बोली, सबसे पहले तुम्हें कपड़े चेंज करने की जरूरत है। थोड़ी देर बाद रणधीर घर पहुंचा। वो अंदर आकर बोला, परमानेंट बीवी, कहां पर हो तुम? लेकिन सागरिका का कोई जवाब नहीं आया। रणधीर उसे ढूंढते हुए किचन में पहुंचा। वो धीरे से बोला, कौन हो तुम? तभी नव्या एकदम से मुड़ी और उसकी तरफ देखा। रणधीर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसने सागरिका की ड्रेस पहनी हुई थी। वो उसका चेहरा देखकर बोला, नव्या, राइट, व्हाट द हेल, मेरे घर में क्या कर रही हो तुम?
नव्या धीरे से बोली, वह एक्चुअली सर, मैं। रणधीर बीच में बोला, बकवास बंद करो और मुझे सीधे सीधे आंसर दो कि तुम मेरे घर में क्या कर रही हो। तुमने मेरी बीवी के कपड़े क्यों पहने हुए हैं? तभी सागरिका उसके पास आकर बोली, रणधीर क्या कर रहे हो? ऑलरेडी डरी हुई है और तुमसे और डरा रहे हो। रणधीर उसे देखकर बोला, यहाँ पर क्या कर रही है? सागरिका गहरी सांस लेकर बोली, वह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, सबसे पहले तुमसे डरना बंद करो। रणधीर चिल्लाकर बोला, दिस इज नॉट आंसर। ओशन, मुझे मेरे घर में कोई ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो मेरे वर्कप्लेस से रिलेटेड हो। वॉट द हेल इज शी डूइंग हियर? नव्या धीरे से बोली, आई एम सॉरी, बोलकर तुरंत वहां से भाग गई। सागरिका रणधीर को देखकर बोली, तुमने डरा दिया उसे। रणधीर, उसकी हालत देख रहे हो तुम? रणधीर उसकी आंखों में देखकर बोला, नहीं, मैं किसी की हालत नहीं देख रहा। ओशन, मैं किसी की हालत क्यों देखूं? मुझे सिर्फ इतना नजर आ रहा है कि उसे यहां पर नहीं होना चाहिए था। उसने तुम्हारे कपड़े पहने हुए हैं और मुझे ये बिल्कुल नहीं मंजूर है। मेरे घर में मेरी बीवी के कपड़े पहनकर कोई और लड़की क्यों है? और आई वॉन्ट आंसर। और अगर मुझे धन का जवाब नहीं मिला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ना तुम्हारे लिए और ना उस लड़की के लिए। सागरिका तेज आवाज में बोली, बचकर निकली है वह। 4 लोगों ने उसे किडनैप किया था। दे ट्राइड टू रेप हर। ये सुनते ही रणधीर के एक्सप्रेशन बदल गए। वो धीरे से बोला, वॉट? रेप? मतलब कुछ हुआ? सागरिका गहरी सांस लेकर बोली, कुछ हुआ नहीं है। बच गई वह, इसलिए उसे यहां पर लेकर आई। उसके हालात बहुत खराब थे, कपड़े फटे हुए थे। तुम्हें उसे ऐसे नहीं रहने दे सकती थी, उसे फटे हुए कपड़ों में। वो देखने में अनकंफर्टेबल थी, इसलिए मैंने उसे कुछ दे दिया, क्योंकि अभी मैं उसे कहीं छोड़ नहीं सकती। मुझे उसका एड्रेस भी नहीं पता है। रणधीर कुछ पल रुककर बोला, ओशन, एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, तुमने किसी की हेल्प कर दी, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन वो यहां पर पूरी रात नहीं रहेगी। सागरिका हैरानी से बोली, रणधीर क्या बोल रही हो तुम? थोड़ा सा तो एम्पैथी दिखाओ। सामने वाले की हालत देख रहे हो तुम? रणधीर उसे देखकर बोला, मुझे सामने वाले की हालत दिख रही है और मुझे ये भी दिख रहा है कि मैं अपने घर में किसी को रखने में कंफर्टेबल नहीं हूं। ओशन, जस्ट टेल मी, तुमने कभी किसी को मेरे घर पर ऐसे रुकते हुए देखा है? मैंने कभी ऐसा नहीं किया है। इतने टाइम से हो तुम मेरे साथ, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे नहीं चाहिए। सागरिका उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, रणधीर, हम दोनों अपने बेडरूम में रहेंगे। वो बस आज एक रात के लिए किसी गेस्ट रूम में रह जाएगी, कल सुबह अपने घर चली जाएगी। फिर वो पुलिस कंप्लेंट में तो फाइल करेंगे ना। काम डाउन, ओके? रणधीर ने एक लंबी गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद की। वो अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो रहा था। बेशक सामने वाले के साथ गलत हो या कुछ भी हो, लेकिन वो अपने घर में किसी को नहीं रहने दे सकता। खासतौर पर जब उसने उसकी बीवी के कपड़े पहने थे, तो उसे सबसे ज्यादा इन्विटेशन इस बात की हो रही थी। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोलकर कहा, जो ड्रेस तुमने उसे लड़की को दिया, वो ड्रेस तुम वापस नहीं पहनोई। सागरिका कुछ पल रुककर बोली, ये क्या लॉजिक है? रणधीर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं लॉजिक की बात नहीं कर रहा हूं, ओशन। और मुझे इस वक्त लॉजिक वाली बातें करनी भी नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने इमोशन वाली बात कर रहा हूं। उस कपड़ों में उस लड़की की स्मेल और तुम्हारे कपड़े मैं किसी और को टच नहीं करने देता, जानती हो ना तुम? तो ऑफ कोर्स यू विल नॉट गोना वेयर द फकिंग ड्रेस। सागरिका गहरी सांस लेकर बोली, अच्छा ठीक है, समझ गई मैं। इतना बोलकर वो रणधीर के सीने से लग गई। वो आराम से उसकी पीठ सहलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। रणधीर ने उसके बालों में अपना चेहरा छुपा लिया। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोलकर नव्या की तरफ देखा, जो थोड़ी दूरी पर खड़ी उन दोनों को देख रही थी। वो सागरिका से अलग होकर बोला, क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? नव्या जल्दी से बोली, आई एम सॉरी, मैं बस आप दोनों को सॉरी बोलने आई थी कि मैं जा रही हूँ। आप लोगों को मेरी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वो दरवाजे की तरफ जाने लगी। तभी सागरिका आवाज लगाकर बोली, नव्या स्टॉप इट, अभी रात को जाना सेफ नहीं है, कल सुबह चली जाना। नव्या उसे देखकर बोली, लेकिन तभी रणधीर तेज आवाज में बोला, आई थिंक सागरिका ने क्लियर कर दिया है, राइट? नव्या, नीचे का एक गेस्ट रूम है, वहां जाकर सो सकती हो तुम, बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया। सागरिका नव्या की तरफ बढ़ते हुए बोली, नव्या प्लीज डोंट माइंड,
एक्चुअली रणधीर अपने घर में किसी को भी नहीं आने देता है, इसीलिए उसे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। ही इज नॉट हैप्पी, बट जस्ट रिलैक्स, ओके। आज रात की बात है, और रणधीर ऐसा ही है, तुम जानते हो ना, तुमने सुना भी तो होगा उसके बारे में। थैंक यू मेरी इतनी बड़ी हेल्प करने के लिए। सागरिका हल्का सा मुस्कुराकर बोली, अंडरस्टैंड। नव्या जल्दी से बोली, नहीं, मुझे भूख नहीं लगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। थोड़ी देर बाद सागरिका ने नव्या को नीचे का एक गेस्ट रूम दिखा दिया और वो सीधे ऊपर बेडरूम में चली गई। रणधीर ठीक उसी वक्त फ्रेश होकर बाहर आया। सागरिका अचानक से बोली, मैं ये एंटीसेप्टिक क्रीम नव्या को देने जा रही हूँ, उसे चोट लगी है। रणधीर गहरी सांस लेकर बोला, डू वॉटेवर यू वॉन्ट, और बैठ गया। वो नव्या को निकाल नहीं रहा था, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ था, वरना चाहे कुछ भी हो जाए वो किसी को भी नहीं रुकने देता। फिर चाहे सामने वाला उसके लिए गलत सोच रखे या अच्छा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सागरिका तुरंत वहां से बाहर निकल गई। वो नव्या के रूम के पास आई। उसने हल्के से दरवाजा खोला और तभी उसकी नजर नव्या की तरफ पड़ी, जो हैरानी से उसे देख रही थी। वो ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी थी। सागरिका कुछ पल रुककर बोली, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो तुम मुझे? नव्या हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं, एक्चुअली आप अचानक से आ गई ना, तो मैं थोड़ा डर गई। सागरिका उसके पास आते हुए बोली, इट्स ओके, कोई बात नहीं, डोंट वरी, यहां पर कोई नहीं आने वाला है। इतनी सिक्योरिटी के बीच कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा पाएगा। ये एंटीसेप्टिक क्रीम, मैंने देखा था तुम्हें चोट लगी हुई थी। नव्या जल्दी से बोली, थैंक यू, और उसने जल्दी से सागरिका के हाथ से एंटीसेप्टिक क्रीम ले लिया। सागरिका जाने वाली थी कि नव्या अचानक से बोली, आप प्रेग्नेंट हो क्या? ये सुनते ही सागरिका तुरंत रुक गई। उसने सर झुकाकर अपने पेट की तरफ देखा। उसने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे, इस वजह से उसका बेबी बम्प विजिबल था। वो नव्या को देखकर बोली, इस बारे में किसी को बताना मत। अभी तक मैं प्रेगनेंसी अनाउंस नहीं किया है और मेरा मूड भी नहीं है। फिलहाल माहौल अच्छा नहीं है कि मैं प्रेगनेंसी अनाउंस करूं। नव्या मुस्कुराते हुए बोली, कंग्रेचुलेशंस, बहुत लकी हैं आप। सागरिका उसे देखकर बोली, लकी क्यों? नव्या जल्दी से बोली, मतलब जिससे प्यार करती है, उसके साथ शादी हो गई और उसके बच्चे की मां बनने वाली। आप तो लकी है ना। अब इस जमाने में कहाँ हर किसी को वो मिलता है जो वो चाहते हैं। बोलते हुए उसकी नजरें सागरिका के बेबी बम्प पर टिकी हुई थीं। सागरिका धीरे से बोली, एक्चुअली यू आर राइट, नहीं मिलता है, पर किस्मत होती है, जो नसीब में होता है ना, वो मिल जाता है। नव्या उसे देखकर बोली, तो आप नसीब को मानती हैं? और अगर हम नसीब बदलने की कोशिश करें तो? और अगर कोई अपनी किस्मत का लिखा बदलने की कोशिश करे? अगर वो पाने की कोशिश करे जो उसके हाथ आ ही नहीं रहे तो क्या? सागरिका उसे देखकर बोली, जो किस्मत में नहीं होता, वो नहीं मिलता। फिर चाहे इंसान कुछ भी करे, किसी भी हद तक चला जाए, कोशिश करके देखा है कई लोगों ने, और वो इतिहास के पन्नों में कहीं खो चुके हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं पाया, ना उन्हें वो मिला जो वो चाहते थे। जिद को पागलपन बनाना नहीं चाहिए। पागलपन कभी भी अच्छा नहीं होता, किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई। उसके जाते ही नव्या ने गेट बंद कर दिया। उसने अपने हाथ में पड़ी हुई एंटीसेप्टिक क्रीम की तरफ देखा और वो वापस ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर रुकी। उसने हल्के से अपने बालों को एक तरफ किया और अपने गार्डन वाली चोट की तरफ देखा। उसने हल्के से उसे चोट को टच किया और उसे हल्का सा रब किया। उसके ऐसा करते ही निशान गायब हो गया। धीरे धीरे नव्या के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने एक बार अपने हाथ में पड़ी हुई एंटीसेप्टिक क्रीम की तरफ देखा और वो क्रीम आयस फेंक दिया। वो धीरे से बोली, इसकी जरूरत मुझे नहीं, बहुत जल्द तुम्हें पड़ने वाली है, सागरिका सभरवाल। ये बात बोलते हुए उसके होठों की मुस्कुराहट और भी ज्यादा गहरी हो गई थी। उसने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई और खुद से बोली, आई थॉट यू आर स्मार्ट, बट नहीं, तुम तो स्टुपिड निकली सागरिका। मुंबई, इंडिया। अगली सुबह सागरिका फ्रेश होकर सीधे नीचे किचन के पास पहुंची। वो जल्दी से बोली, नव्या, तुम क्या कर रही हो? नव्या ने एकदम से मुड़कर सागरिका को देखा। वो कुछ बना रही थी। वो उसे देखकर बोली, एक्चुअली मैंने सोचा कि आप दोनों जब सोकर उठोगे तो आपके लिए कुछ बना दूं। आई मीन, आपने मेरी इतनी बड़ी हेल्प की है, तो फिर छोटी सी चीज तो कर सकती हूं ना आप लोगों के लिए। सागरिका कुछ पल रुककर बोली, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी, और ऑनेस्टली तुम्हें ऐसे बिना परमिशन के किचन में नहीं आना चाहिए था।
नव्या धीरे से बोली, आई एम सॉरी। इतना बोलकर वो तुरंत 2 कदम पीछे हट गई। सागरिका कुछ पल रुककर बोली, इट्स ओके। अब तुम यहां पर आ चुकी हो तो कोई बात नहीं। क्या बनाया है तुमने? नव्या उसे देखकर बोली, आई एम सॉरी मैडम, मुझे यहां पर नहीं आना चाहिए था। मेरी गलती है। आई एम रियली सॉरी। सागरिका कुछ कहती तभी रणधीर वहां पर आकर बोला, ओशन आई एम थिंकिंग की। इतना बोलकर वो रुक गया। वो कुछ पल नव्या को देखता रहा और वापस सागरिका को देखकर बोला, यहां पर क्या कर रही है? सागरिका धीरे से बोली, आई डोंट नो रणधीर। एक्चुअली जब मैं यहां पर आए तो ये कुछ खाने के लिए बना रही थी। रणधीर तेज आवाज में बोला, तो किसने बोला खाने के लिए बनाने को? किसी ने बोला। आई डोंट थिंक कि मेरी बीवी ने तुम्हें ये बोला होगा कि तुम यहां पर आकर कुछ खाने के लिए बनाओ। किसी के किचन में जाने की परमिशन कैसे मिल गई तुम्हें बिना परमिशन मांगे? नव्या सर झुकाकर बोली, मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए। आप लोगों ने कल मुझे यहां पर रुकने दिया और रणधीर बीच में बोला, जब तक सामने वाला कुछ बोले ना तो अपनी तरफ से कुछ करना नहीं चाहिए, क्योंकि सामने वाला नहीं चाहता है कि तुम करो, तभी उस इंसान ने तुम्हें कुछ बोला नहीं है। अब तुम जाकर पुलिस कंप्लेंट करवा सकती हो और यहां से निकल सकती हो। नव्या ने सर उठाकर सागरिका को देखा। सागरिका गहरी सांस लेकर बोली, तुम पुलिस कंप्लेंट करवा दो और अगर कोई भी हेल्प की जरूरत होगी तो मुझे बता देना। नव्या जल्दी से बोली, ओके फाइन। बोलकर उसने अपना फोन उठाया और तुरंत वहां से निकल गई। बाहर आते ही उसके एक्सप्रेशन बदल गए। वो खुद से ही बोली, कंट्रोल नव्या, गुस्सा कंट्रोल। इतना गुस्सा नहीं करते। बोलकर वो सीधी लिफ्ट की तरफ चली गई। सागरिका किचन के अंदर आए। उसने सारा खाना चेक किया जो नव्या ने बनाया था। उसने इंडियन बनाया था और वो देखने में काफी टेस्टी लग रहा था। तभी रणधीर उसे देखकर बोला, हम दोनों बाहर जाएंगे और हम बाहर ब्रेकफास्ट करेंगे। ओके, तुम्हारा फेवरेट कैफे। सागरिका तुरंत मुस्कुराकर बोली, रियली? रणधीर उसे देखकर बोला, मैं झूठ नहीं बोलता। जल्दी से चेंज करो फिर चलते हैं। सागरिका ने उसके गाल पर किस किया और वो तुरंत भागते हुए ऊपर जाने लगी। रणधीर आवाज लगाकर बोला, ओशन आराम से। सागरिका तुरंत अपने पेट पर हाथ रखकर बोली, ओके। इतना बोलकर वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगी। उसके जाते ही रणधीर के एक्सप्रेशन हल्के से बदल गए। उसने एक बार अपनी नजर चारों तरफ घुमाई और फिर वो भी वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ प्रत्यूष रुचिका के पास बैठा हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले रुचिका का चेकअप हुआ था और वो डॉक्टर के वापस आने का इंतजार कर रहा था। उसने रुचिका का हाथ पकड़ा हुआ था। वो बस उसे देख रहा था। उसे एक बार रुचिका की आवाज सुनने की बहुत दिन हो गए थे और उसकी टेंशन बढ़ती चली जा रही थी। तभी डॉक्टर वहां पर आकर बोले, प्रत्यूष, कंडीशन देखकर तो लग रहा है कि वो रिकवर कर रही है, लेकिन होश में आना ये उसके हाथ में है। आई जस्ट होप कि वो थोड़ी सी विल पावर दिखाए। प्रत्यूष गहरी सांस लेकर बोला, अगर सब कुछ इसके हाथ में होता तो फिर यहां पर क्या कर रहे होते? डॉक्टर, प्लीज डू समथिंग। कुछ तो रास्ता होगा ना जल्दी से जल्दी होश में लाने का? डॉक्टर बीच में बोले, कुछ नहीं हो सकता है प्रत्यूष। जो मेरे हाथ में है वो मैं कर रहा हूं। दवाएं चल रही है, मशीनें लगी हुई हैं, वो अस्पताल में है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं कर सकता कुछ। प्रत्यूष बिना कुछ बोले तुरंत वहां से चला गया। उसका दिमाग खराब हो चुका था। वो सीधे उसी फ्लो के बालकनी पर पहुंचा और चुपचाप सामने देखने लगा। तभी अचानक से उसका फोन बजा। वो कॉल पिक करके बोला, हेलो। दूसरी तरफ से सागरिका की आवाज आई, रुचिका की क्या कंडीशन है? डॉक्टर से बात हुई? प्रत्यूष परेशान होते हुए बोला, क्या कंडीशन है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या कंडीशन है? सागरिका, डॉक्टर बोल रहे हैं कि मेडिसिन चल रही है, मशीनें लगी हुई हैं, वो अस्पताल में है। इसके आगे वो कुछ नहीं कर सकते। उसे जब ठीक होना होगा तब होगी, लेकिन वो ठीक कब होगी मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे उसकी आवाज सुनाई देनी चाहिए। तुम्हें पता है, मैं खुद को ब्लेम कर करके थक चुका हूं। मुझे खुद पर इतना गुस्सा आ रहा है ना कि। सागरिका बीच में बोली, मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम्हें खुद पर गुस्सा नहीं करना। इट्स नॉट योर फॉल्ट। तुम खुद को क्यों ब्लेम कर रहे हो? प्रत्यूष गहरी सांस लेकर बोला, क्योंकि गलती मेरी है। तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं बदलेगा। रुचिका के पापा की आंखों में मैंने ब्लेम देखा है। वो मुझे कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन उन्होंने भी मुझे ब्लेम किया। मुझे पता है कि गलती मेरी है। तुम मेरी दोस्त हो, तुम मेरी साइड ले रही हो,
लेकिन प्लीज मत लो मेरी साइड। वो मुझे कॉल करती रही। अगर मैंने उसका कॉल एक बार भी उठा लिया तो कुछ तो हो गया होता। अगर वो बच नहीं पाती तो भी उसकी ये हालत तो नहीं होती। सागरिका को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। प्रत्युष फिर से बोला, प्लीज मेरे चक्कर में परेशान मत होना, मैं ठीक हूं, बाय। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। सागरिका अपने फेवरेट कैफे में टेबल पर बैठी हुई अपना फोन देख रही थी। तभी रणधीर वहां पर वापस आकर बोला, ओशन किस बात कर रही थी तुम? सागरिका अपना फोन देखते हुए बोली, प्रत्युष से। रणधीर, वो खुद को ब्लेम कर रहा है। बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। उसकी गलती नहीं है अगर वो कॉल नहीं उठा पाया तो। रणधीर बीच में बोला, लेकिन फिर भी वो खुद को ब्लेम करेगा। परमानेंट बीवी और ये होता है। जब तक रुचिका ठीक नहीं हो जाएगी तब तक उसे यही लगेगा। और वो गलत नहीं है। ह्यूमन नेचर ऐसे ही चलता है। कल को तुम्हारे और मेरे बीच अगर ऐसे कभी सिचुएशन हो तो ऑफ कोर्स आई विल ब्लेम माई सेल्फ एंड यू विल ब्लेम योर सेल्फ। सागरिका उसे देखकर बोली, लेकिन ऐसे कैसे चलेगा? क्या ऐसे करने से सब कुछ ठीक रहेगा? रणधीर बीच में ही बोला, ठीक रहने के लिए रुचिका का ठीक होना चाहिए। वो ठीक होगी ना तो प्रत्युष खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। और प्यार में इंसान ठीक होना खराब होना कुछ नहीं देखता। वो बस जो फील कर रहा है वो बोल रहा है, उसका तुम कुछ नहीं कर सकती। सागरिका ने एक लंबी गहरी सांस ली और वो चुपचाप बाहर की तरफ देखने लगी। थोड़ी देर में उनका ऑर्डर आ चुका था। उन दोनों की कॉफी थी और साथ में ग्रिल्ड सैंडविच थे। सागरिका अब बस अपनी प्लेट की तरफ देख रही थी। उसका मन मर चुका था, खाने का मन ही नहीं कर रहा था। तभी रणधीर उसे देखकर बोला, व्हाट? ऐसे क्यों बैठी हुई हो तुम? सागरिका धीरे से बोली, मेरा मन नहीं कर रहा है अब खाने का, बिल्कुल भी नहीं। रणधीर उसे घूरते हुए बोला, लिसन टू मी वेरी केयरफुली ओशन, तुम्हारा खाने का मन नहीं कर रहा है ये वाली बातें मेरे सामने मत बोलो, क्योंकि ऐसी बातों से ना मुझे गुस्सा बहुत तेज आता है। यू नो इट वेरी वेल कि तुम्हारा मन करे या फिर ना करे, खाना तो तुम्हें पड़ेगा किसी भी कीमत पर। सागरिका उसे देखकर बोली, क्यों, कोई जबरदस्ती है क्या? रणधीर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, एग्जैक्टली जबरदस्ती है। बोलकर उसने एक सैंडविच उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। ना चाहते हुए भी सागरिका को मुंह खोलना पड़ा और वो चुपचाप अब खा रही थी। रणधीर उसे देखते हुए बोला, तुम्हें मेरे हाथ से खाना था ओशन, इसलिए तुम ये सब कुछ कर रही थी। सागरिका मुंह बनाते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारे हाथ से खाने के लिए कोई डेस्परेट नहीं हो रही हूं। मैं तुम्हें बोलूंगी तुम तब भी मुझे खिला दोगे, तो फिर मुझे कोई नाटक या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। रणधीर उसे देखते हुए बोला, एग्जैक्टली तुम्हें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, तो फिर क्यों कर रही हो? सागरिका मुंह बनाते हुए बोली, मैं क्या कर रही हूं? मैं कुछ भी नहीं कर रही। रणधीर उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोला, ओशन लुक इन माई आईज। सागरिका चुपचाप उसकी आंखों में देखने लगी। रणधीर अपने अंगूठे से उसका गाल फ्लैट करते हुए बोला, दिस विल हैपन, ओके। प्रत्युष की टेंशन लेकर या फिर रुचिका की टेंशन लेकर तुम उसे टेंशन नहीं दे सकती जो तुम्हारे अंदर है। तुम्हें पता है तुम अपने साथ साथ हमारे बच्चे को भी परेशान कर रही हो। सागरिका धीरे से बोली, मैं सच में उसे परेशान कर रही हूं क्या? रणधीर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जब आप खुद परेशान हो तो हाँ। सागरिका कुछ पल उसे देखती रही और फिर वो हल्का सा मुस्कुराकर बोली, ओके फाइन, मैं समझ गई। तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसे देख रहा था। उसने अपनी नजर चारों तरफ घुमाई और चारों तरफ देखने लगी। रणधीर चुटकी बजाकर बोला, क्या हुआ? सागरिका अचानक से बोली, कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे देख रहा है, पता नहीं क्यों। रणधीर उसका हाथ थाम कर बोला, कोई नहीं है ओशन, तुम पैरानॉइड हो रही हो। इट्स ओके। इतना स्ट्रेस लेने के बाद ये हो जाता है। और तुम्हारे स्ट्रेस के लिए मैं डॉक्टर से बात कर चुका हूं। उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें मेडिटेशन करने की जरूरत है, उसकी वजह से तुम्हारा स्ट्रेस कम होगा। और थोड़ी से एंटरटेनमेंट की जरूरत है। सागरिका मुस्कुराते हुए बोली, वो सारी चीज तो तुम खुद ही कर दोगे। एंटरटेनमेंट की दुकान तो तुम खुद ही हो, मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। रणधीर उसे देखते हुए बोला, यू मीन टू से डेट कि मैं किस तरीके से एंटरटेनमेंट की दुकान हूं? सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, अब वो मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। रणधीर शरारती लहजे में बोला, परमानेंट बीवी, मेरे मुंह पर मेरी बेइज्जती करने की कोशिश कर रही हो तुम।
सागरिका हैरानी से बोली, क्या बोल रहे हो? तो मैं तुम्हारी बेइज्जती क्यों करूंगी? और तभी रणधीर ने उसके होठों पर हल्की सी किस कर ली। वो उसकी आंखों में देखकर बोला, कॉफी पियो। सागरिका ने मुस्कुराते हुए अपनी नजरें झुका ली और वो चुपचाप अपनी कॉफी एंजॉय करने लगी। रात का वक्त अपना मूड फ्रेश करने के लिए सागरिका तन्वी के साथ बिजी हो चुकी थी, क्योंकि तन्वी से अच्छा एंटरटेनमेंट उसे मिलने वाला नहीं था। और तन्वी ने एक्चुअली उसका ध्यान पूरी तरीके से सारी चीजों से हटा दिया था। जो भी सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी चल रही थी उसे लेकर, और भी जो सारी चीजें हो रही थीं। इस वक्त सागरिका सत्यम के घर पर थी। वो तन्वी के साथ हाल में बैठी हुई थी और वे दोनों एक मूवी देख रहे थे। तन्वी अचानक से बोली, खत्म हो गए। ये मुझे समझ में नहीं आता। मूवी चल रही है और आधे में पॉपकॉर्न खत्म हो जाते हैं। आई रियली हेट दिस। सागरिका उसे देखकर बोली, तो पॉपकॉर्न दोबारा बना लेंगे या फिर ऑर्डर कर लेते हैं? वेरी सिंपल। तन्वी उसे देखकर बोली, पॉपकॉर्न ऑर्डर करने का क्या फायदा? ऑर्डर करेंगे, फिर वो आधे घंटे में आएगा। मैं लेकर आती हूँ। बोलकर वो तुरंत किचन की तरफ चली गई। सागरिका आराम से बैठी सामने टीवी स्क्रीन की तरफ देख रही थी। उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने जल्दी से अपना फोन उठाकर चेक किया। वो खुद से बोली, मेरा इंस्टाग्राम कौन लॉगिन कर रहा है? उसने सब कुछ चेक कर लिया। कोई था जो उसका इंस्टाग्राम लॉगिन कर रहा था। कैसे? उसे कुछ नहीं पता था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उसकी इंस्टाग्राम आईडी हैक हो चुकी थी। सागरिका खुद से बोली, व्हाट द हेल। तभी तन्वी वहां आकर बोली, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? सागरिका उसे देखकर बोली, किसी ने मेरा इंस्टाग्राम आईडी हैक कर लिया। आई डोंट नो ये सब क्या हो रहा है। तन्वी बीच में बोल पड़ी, व्हाट? बोलकर उसने तुरंत उसके हाथ से उसका फोन ले लिया। थोड़ी देर बाद वो जल्दी से बोली, सागरिका, आई थिंक ये कोई बहुत सीरियस मैटर है। ये जो भी है, वो इंसान कुछ तो करने वाला है। पहले ही सोशल मीडिया पर तुम्हारी इमेज की धज्जियां उड़ी पड़ी है। ऊपर से किसी का तुम्हारा आईडी हैक करना, ये बहुत रिस्की हो सकता है। वे दोनों अभी भी इस पूरे मामले पर डिस्कस कर ही रहे थे कि अचानक तन्वी के दिमाग में कुछ आया। उसने तुरंत अपना फोन उठाकर चेक किया और कुछ देखते ही उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। सागरिका उसे देखकर बोली, क्या हुआ? तन्वी धीरे से बोली, नहीं, कुछ नहीं। तुम मूवी देखो ना, कुछ भी नहीं हुआ है। सागरिका फिर से बोली, तन्वी, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। वॉट हैपेंड? आई वॉन्ट टू नो कि क्या हुआ है। तन्वी उसे देखकर बोली, मैंने कहा ना। सागरिका। तभी सागरिका ने उसके हाथ से उसका फोन ले लिया। किसी ने उसकी इंस्टा आईडी से एक स्टोरी डाली थी, जिसमें ऐसा लग रहा था कि वो खुद रुचिका को मारने की कोशिश कर रही है। ऐसी स्टोरी सागरिका की आईडी से डाली हुई थी। अगर कोई भी इसे देखेगा तो यही सोचेगा कि सागरिका सभरवाल ने ये सब कुछ खुद लिखा और डाला है। वो जल्दी से बोली, व्हाट द हेल। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये सब कुछ डिलीट भी नहीं होगा। मैं क्या करूं? तन्वी उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, तुम कुछ नहीं करोगी। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं सत्यम को कॉल कर रही हूं। ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जस्ट रिलैक्स। सागरिका ने बिना कुछ बोले अपना फोन साइड में रखा और अपने सिर पर हाथ रख लिया। उसका सिर घूमने लगा था। वो अचानक से बोली, तन्वी, मैं बेहोश हो जाऊंगी। तन्वी उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, नहीं, कुछ नहीं होगा। सागरिका, मेरी बात सुन रही हो तुम? सागरिका ने धीरे से उसकी तरफ देखा। वो कुछ पल रुकी और फिर बोली, आई कांट, तन्वी, मैं सच में बेहोश हो जाऊंगी। मेरा सिर बहुत भारी हो रहा है। आई एम फीलिंग वेरी बैड, प्लीज डू समथिंग। तन्वी जल्दी से बोली, नहीं सागरिका, प्लीज, अभी यहां पर कोई नहीं है। मैं कुछ कर रही हूं। तुम प्लीज थोड़ा सा हैंडल कर लो, प्लीज। तभी सागरिका की आंखों के सामने एकदम से अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गई। मुंबई, इंडिया। अगली सुबह सागरिका ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने हल्के से अपने सर पर हाथ रखा। इस वक्त उसका सर काफी जोर से दर्द कर रहा था। वो खुद से ही बोली, मेरा सर फट जाएगा दर्द से। बोलते हुए वो उठकर बैठी। उसने अपनी नजर चारों तरफ घुमाई। वो अपने बेडरूम में थी। वो कुछ पल ऐसे ही बैठी रही। फिर उसे याद आया कि आखिर कल हुआ क्या था। वो कैसे बेहोश हुई थी। वो जल्दी से बोली, रणधीर कहाँ पर है? इतना बोलकर वो तुरंत खड़ी हो गई। उसने जैसे ही जाकर बेडरूम का दरवाजा खोला, तभी उसकी नजर रणधीर की तरफ चली गई, जो कि पहले से ही उसके सामने खड़ा था। शायद वो अंदर ही आ रहा था।
सागरिका कुछ कहती कि रणधीर ने तुरंत उसे अपने सीने से लगा लिया। उसने हल्के से उसके बालों में अपना चेहरा छुपाया और कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। सागरिका ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। वो धीरे से बोली, मैं ठीक हूँ रणधीर। मुझे खुद नहीं पता चला कि मैं कल कैसे बेहोश हो गई थी। मुझे पता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा टेंशन हो गई थी मेरी। लेकिन रणधीर बीच में बोला, जस्ट शट अप। ये सुनते ही सागरिका ने अपना मुंह बंद कर लिया। रणधीर उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाते हुए वापस बोला, तुम्हें पता है मेरी क्या हालत हो गई थी ये सोचकर कि तुम्हारे साथ क्या हो गया होगा। तुम बेहोश हो गई थी। ओ सागरिका, तुम सोच भी नहीं सकती कि कल रात का एक एक पल मैंने कैसे निकाला था। सागरिका उसे थोड़ा सा अलग होकर बोली, मैं जानती हूँ रणधीर। उसकी आंखों में देखकर रणधीर बोला, नहीं जानते तुम? ओ सागरिका, अगर तुम कुछ भी जानती तो फिर तुम अपने साथ ऐसा कुछ होने नहीं देती। अगर तुम जानती तो फिर तुम खुद को इतना परेशान नहीं करती कि तुम्हें चक्कर आ जाते। डॉक्टर से बात की मैंने। उन्होंने मुझे साफ बोला है कि इतना स्ट्रेस तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुम्हारा बीपी इतना हाई था। तुम पागल हो। सागरिका ने चुपचाप अपना सर झुका लिया। उसे पता था कि वो अपने साथ सही नहीं कर रही थी, स्पेशली अपने बच्चे के साथ, तो फिर अब वो यहाँ पर कुछ बोल भी नहीं सकती थी। रणधीर उसका चेहरा अपनी तरफ करके बोला, लुक इन माई आईज एंड आंसर मी। क्या चल रहा है सब? क्यों कर रही हो तुम ऐसा? तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है कुछ? सागरिका एकदम से उसे देखकर बोली, मुझे सब कुछ समझ में आता। मैं अच्छे से समझने की कोशिश करती, बट आई रियली डोंट नो। रणधीर बीच में ही बोला, तुम नहीं समझती परमानेंटली। सागरिका, तुम कुछ नहीं समझती हो। जब तक मैं तुम्हारे पास पहुंचा तब तक तुम बेहोश हो चुकी थी। तन्वी कितनी परेशान थी। ओके फाइन, तन्वी को छोड़ दो। तुमने मेरे बारे में सोचा कि मैं क्या करूंगा? तुम्हारे दिमाग में एक बार भी ये थॉट आया? नहीं तो मैं इतनी सी बात पर इतना बड़ा? सागरिका बीच में बोली, इतनी सी बात नहीं थी रणधीर, बहुत बड़ी बात थी। किसी ने मेरा इंस्टाग्राम हैक करके मेरी इंस्टा स्टोरी पर ऐसी चीज डाल दी। तुम्हें पता भी है मैं कैसे? मैं क्या समझाऊं तुम्हें? मुझे नहीं पता। रणधीर कुछ पल रुककर बोला, तुम्हें मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस एक चीज समझने की जरूरत है। सागरिका बिना कुछ बोले उसकी आंखों में देखने लगी। रणधीर उसके चेहरे को अपने हाथ में भरकर बोला, बस इतना समझना है कि जब तक मैं हूं तुम्हारे साथ तब तक कोई भी प्रॉब्लम तुम तक नहीं आ सकती। जब तक रणधीर कंधारी तुम्हारे साथ है, और वैसे भी रणधीर कंधारी तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी के लिए है। ये तुमने पूरी सिक्योरिटी ले रखी है, तो तुम्हें क्यों परेशान होना है? सागरिका धीरे से बोली, ये तो तुम बोल रहे हो, लेकिन। रणधीर बीच में बोला, मैं बोल नहीं रहा हूं। मैं जब बोल रहा हूं रियलिटी है। ओशन, मैं सिर्फ बोलने के लिए कुछ नहीं बोलता। और अब से तुम अपना फोन यूज नहीं करोगी। अगर गलती से भी तुम अपना फोन लेकर मुझे दिख गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और आई प्रॉमिस, मैं सच बोल रहा हूं। सच में मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सागरिका हैरानी से बोली, बड़ी अजीब धमकी है रणधीर। फोन तो यूज करना पड़ेगा न कभी। तुम ऐसे नहीं कर सकते। रणधीर उसे छोड़कर बोला, मैं ऐसे कर सकता हूं और मैं ऐसा कर रहा हूं। ये कहकर उसने सागरिका का हाथ पकड़ा और सीधे ले जाकर बेड पर बैठा दिया। सागरिका अभी भी उसे देख रही थी। तभी रणधीर अचानक से बोला, क्या ऐसे क्या देख रही हो मुझे? जाकर फ्रेश होकर आओ। तुम्हारा ब्रेकफास्ट रेडी है और उसके बाद मेडिसिन लेनी है। सागरिका तुरंत खड़ी होकर बोली, ओके। इतना बोलकर वो वहां से चली गई। उसके जाते ही रणधीर के एक्सप्रेशन बदल गए। वो चुपचाप खड़ा कुछ सोच रहा था। इधर अंदर सागरिका मिरर के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। उसका पूरा चेहरा उतरा हुआ था। वो अपने पेट पर हाथ रखकर बोली, आई एम सॉरी बेबी। मैं अपनी वजह से तुम्हें बहुत परेशान कर रही हूँ। नहीं, अब मैं और नहीं कर सकती। सागरिका सभरवाल, संभालना पड़ेगा। इतनी कमजोर नहीं हूं मैं जितना मैं रिएक्ट कर रही हूँ। शायद ये सब कुछ हॉर्मोन्स की वजह से हो रहा है। प्रेगनेंसी की वजह से मैं इस तरीके से रिएक्ट कर रही हूँ। लेकिन अब मुझे ये सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा। बोलकर उसने अपनी आंखें बंद की और एक लंबी गहरी सांस लेकर फ्रेश होने के लिए चली गई। आधे घंटे बाद वो फ्रेश होकर बाहर आए। उसने अपने नॉर्मल से कपड़े पहने हुए थे। वो सीधे बेड पर बैठ गई। नाइट स्टैंड पर उसका खाना रखा हुआ था। सागरिका ने खाने की प्लेट सामने कर ली। तभी रणधीर अंदर आया। उसके हाथ में जूस का एक गिलास था। वो सागरिका के पास बैठकर बोला, ये जूस लाना भूल गया था मैं।
सागरिका खाते हुए बोली, ये खाना तुमने नहीं बनाया, किसी और ने बनाया है। रणधीर उसे देखकर बोला, हाँ, एक मेड रखी है मैंने, खाना उसी ने बनाया है। सागरिका जल्दी से बोली, व्हाट, तुमने मुझे बताया भी नहीं? रणधीर उसे देखते हुए बोला, बताने के लिए तुम्हारा होश में रहना जरूरी है, बेहोश रहोगी तो मैं क्या करूं? मैंने सोचा था कि कल रात को आकर तुम्हें बताऊंगा कि मैं मेड फाइनलाइज कर चुका हूं, सब कुछ चेक करने के बाद ही रख रहा हूं, लेकिन नहीं, तुम तो बेहोश हो चुकी थी। सागरिका उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, आई एम सॉरी रणधीर। रणधीर आई रोल करते हुए बोला, डोंट बिहेव लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ मी। ठीक है, तुम जानती हो ना कि तुम्हारा ऐसा बिहेवियर मेरी कमजोरी बन सकता है, इसलिए तुम फायदा उठाने की कोशिश कर रही हो। सागरिका हल्का सा मुस्कुराकर बोली, अगर ऐसी बात है तो मैं हर बार फायदा उठाऊंगी, कुछ न कुछ करके। रणधीर उसे देखकर बोला, सबसे पहले तुम खाना खा लो, खाने के बाद जूस पी लो और फिर मेडिसिन ले लो, उसके बाद तुम्हें जो करना होगा कर लेना, ओके? सागरिका चुपचाप सीधे होकर बैठ गई और अपने खाने पर ध्यान देने लगी। अपना खाना खाने के बाद उसने अपनी मेडिसिन ले ली। वो वापस रणधीर को देख रही थी, उसके दिमाग में कुछ आ रहा था। रणधीर उसकी आंखों में देखकर बोला, कुछ बोलना चाहती हो तुम? सागरिका धीरे से बोली, हाँ, एक्चुअली कुछ पता चला? रणधीर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आई विल नॉट टेल यू, ओशन। जो भी पता चलेगा वो मैं देख लूंगा, तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अपनी बात बोलकर वो खड़ा हो गया और वहां से जाने लगा। तभी सागरिका ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, रणधीर प्लीज, बात मुझसे जुड़ी हुई है, तो अगर मुझे पता चलेगा तो इसमें कुछ गलत नहीं है, मुझे वैसे भी बताना पड़ेगा, तो प्लीज मुझे बता दो। इसके बाद रणधीर ने तुरंत रुककर उसके चेहरे की तरफ देखा। वो चुपचाप उसकी आंखों में देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ रुचिका को होश आया था। उसे पहले भी एक बार होश आया था, लेकिन वो फिर से बेहोश हो गई थी। इस वक्त प्रत्यूष वहीं वार्ड में था और डॉक्टर रुचिका को चेक कर रहे थे। रुचिका के पापा अभी वहां पर नहीं थे, उन्हें किसी काम की वजह से अपने शहर जाना पड़ा था, लेकिन आज रात तक वो वापस आने वाले थे क्योंकि प्रत्यूष ने उन्हें बता दिया था कि रुचिका को होश आया है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने प्रत्यूष को देखकर कहा, आई थिंक रात तक ढंग से होश आ जाएगा। प्रत्यूष हल्का सा मुस्कुराकर बोला, थैंक यू डॉक्टर, कोई खतरा तो नहीं है ना? डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, अभी तक तो सब कुछ ठीक लग रहा है, और रात को होश आने के बाद एक बार फिर से चेकअप करना पड़ेगा कि उसका ब्रेन सही से काम कर रहा है या नहीं। फिलहाल बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा है। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले गए। प्रत्यूष रुचिका का हाथ थामकर बोला, फाइनली तुम्हें होश आ जाएगा, बस उसी पल का इंतजार है मुझे, बस जल्दी से उठ जाओ रुचिका। ये कहकर उसने हल्के से उसके फोरहेड पर किस किया और फिर बाहर निकल गया। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। रात को सागरिका खुद रुचिका को देखने के लिए आई। प्रत्यूष ने उसे मैसेज किया था। वैसे तो रणधीर ने उसे फोन देखने के लिए मना किया था, लेकिन फिर भी उसने प्रत्यूष का मैसेज देख लिया था। प्रत्यूष उसके पास आकर बोला, कैसी हो तुम? सागरिका धीरे से बोली, मैं तो ठीक हूं, मुझे क्या होगा? रुचिका को दोबारा होश आया? प्रत्यूष उसे देखते हुए बोला, हाँ, एक बार फिर से। अभी थोड़ी देर पहले होश आया था और इस बार वो बेहोश नहीं हुई है। डॉक्टर इसका चेकअप कर रहे हैं। सागरिका बिना कुछ बोले सीधे रुचिका के वार्ड के बाहर पहुंची। वो चुपचाप उसके वार्ड की तरफ देख रही थी। रुचिका की आंखें खुली हुई दिख रही थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी। डॉक्टर उसके सामने खड़े होकर कुछ कह रहे थे। सागरिका कुछ पल रुककर बोली, प्रत्यूष, वो ठीक तो है ना? ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? प्रत्यूष उसे देखकर बोला, बोलेगी, मैंने अभी डॉक्टर से यही पूछा था, उन्होंने कहा कि इतने सारे मेडिसिन्स के असर की वजह से ये कंडीशन है और वो धीरे धीरे बोलने लगेगी। इतने दिनों से उसने कुछ बोला भी तो नहीं है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आकर बोले, कुछ देर में आप लोग रुचिका से मिल सकते हैं। इतना कहकर वो वहां से चले गए। प्रत्यूष डॉक्टर के पीछे चला गया उनसे बात करने के लिए। सागरिका ने एक बार टाइम चेक किया, रात के 9 बजे बज रहे थे। वो खुद से बोली, रणधीर को मैसेज करके तो निकली थी मैं, बस जब घर जाऊं तो वो गुस्सा न करें। थोड़ी देर बाद वो वार्ड का दरवाजा खोलकर अंदर गई। रुचिका की नजर सीधे उसकी तरफ चली गई। सागरिका उसके पास आकर बैठी। वो गहरी सांस लेकर बोली, तुम ठीक हो? रुचिका धीरे से बोली, आई थिंक मैं ठीक हूं।
सागरिका फिर से बोली, रुचिका, आई डोंट नो कि ये सही टाइम है या नहीं पूछने का, लेकिन मैं जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू कि कैसे, किसने किया ये सब कुछ तुम्हारे साथ? उसकी बात सुनकर रुचिका ने हल्के से अपने हाथों की मुट्ठी बना ली, जो सागरिका ने नोटिस कर लिया था। रुचिका अभी भी उसे ही देख रही थी। तभी सागरिका ने उसका हाथ थामकर कहा, रुचिका, तुम जानती हो ना कि तुम मुझसे सब कुछ बता सकती हो। प्लीज जस्ट टेल मी, कैसे हुआ तुम्हारे साथ ये सब कुछ? कौन था? रुचिका धीरे से बोली, कोई लड़की थी। ये सुनते ही सागरिका कुछ पल के लिए फ्रीज हो गई। रुचिका फिर से बोली, आई डोंट नो वो कौन थी, चेहरा नहीं देखा मैंने उसका। उसने अपने चेहरे पर एक मास्क लगाया हुआ था, ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे। उसने, मुझे नहीं पता। मैंने अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोला था क्योंकि एक गिफ्ट पड़ा था वहां पर। जब मैं वो गिफ्ट लेकर जाने लगी, तब वो मुझे धक्का देकर अंदर चली आई थी और फिर उसने मुझे। रुचिका रुक गई। सागरिका जल्दी से बोली, क्या क्या किया उसने तुम्हारे साथ? रुचिका घबराते हुए बोली, वो मुझे एक चीज का वार्न कर रही थी। इतना बोलते ही रुचिका फिर से रुक गई। सागरिका जल्दी से बोली, क्या बोल रही थी वो तुमसे? रुचिका घबराते हुए बोली कि मुझे बीच में नहीं आना चाहिए था। मुझे नहीं पता वो किस चीज के बीच में आने की बात कर रही थी, लेकिन वो बस इतना कह रही थी बार बार। वो कोई पागल जैसी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे जान से मारना चाहती थी, लेकिन पता नहीं उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की या फिर सिर्फ और सिर्फ। सागरिका बीच में बोली, उसने जो भी कोशिश की है, उसने बहुत कुछ किया। रुचिका, तुम्हें रिकवर होने में पहले ही 1 से 1.5 महीने लग सकते हैं। ओके, लिसन। और कुछ ऐसा तुमने नोटिस किया जो अजीब हो? रुचिका कुछ सोचते हुए बोली, नहीं, मुझे ढंग से याद नहीं है। ऐसा कुछ भी, जो चीज थी, मैंने आपको बता दी। सागरिका कुछ सोच रही थी, तभी रुचिका अचानक से बोली, उसके हाथ में एक ब्रेसलेट था। मुझे करने आइडिया, जो भी करने आई थी, वो ब्रेसलेट उसके हाथ में था। उसने अपना वो ब्रेसलेट नहीं उतारा था, और वो ब्रेसलेट मैंने कहीं और भी देखा है। सागरिका धीरे से बोली, और कहा? इसका मतलब, जिसने तुम पर अटैक किया, तुम उसे जानती हो? रुचिका उसे देखकर बोली, शायद, हाँ। रात के करीब 12 बजे फ्लो पर बिल्कुल शांति थी। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और कोई बाहर निकला। लिफ्ट से वो इंसान, या कह सकते हैं कि वो लड़की, काले रंग के कपड़े पहने हुए थी। उसके साथ उसने ब्लैक कलर का मास्क भी लगाया हुआ था। वो धीमे कदमों से आगे बढ़ रही थी। कुछ पल में उसके कदम रुचिका के वार्ड के बाहर आकर रुके। उसने हल्के से दरवाजा खोला और अंदर पहुंची। रुचिका की आंखें बंद थीं, मशीनें अभी भी चल रही थीं। वो लड़की धीरे से बोली, होश में नहीं आती तो फिर शायद बच भी जाती, लेकिन अब होश में आकर तो तुमने अपनी मौत की तैयारी कर ली है। तो अब तुम्हें मरने से कौन बचाएगा? एक्चुअली कोई नहीं बचा पाएगा। अगर आज तुम नहीं मरी, तो फिर मेरा काम बिगड़ जाएगा। बोलते हुए उसने अपने कदम रुचिका की तरफ बढ़ा दिए। कुछ पल में वो रुचिका के पास आकर रुकी। उसकी नज़र साइड टेबल की तरफ चली गई। उसने वहां पर रखा हुआ एक सर्जिकल चाकू उठा लिया। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, अचानक से सारी लाइट्स ऑन हो गईं। उस लड़की की आंखें तुरंत बड़ी हो गईं। उसने तुरंत मुड़कर सामने सागरिका को देखा। सागरिका उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोली, कौन हो तुम? उस लड़की ने एक बार वापस से रुचिका की तरफ देखा, जो अब अपनी आंखें खोलकर उसे देख रही थी। सागरिका अचानक से बोली, नव्या। ये सुनते ही उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उस लड़की ने तुरंत अपना मास्क उतारा। वो कोई और नहीं बल्कि नव्या ही थी। सागरिका उसे देखते हुए बोली, क्यों? तुमने ये सब कुछ क्यों किया? नव्या धीरे से बोली, मैं। इतना कहकर वो रुक गई और अगले पल उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। सागरिका फिर से बोली, आई एम आस्किंग यू समथिंग, नव्या। तुमने। इससे आगे वो कुछ कह पाती कि नव्या ने उसे एकदम से पीछे की तरफ धक्का दिया। सागरिका सीधे खिड़की के पास पहुंची। नव्या ने एक नज़र सागरिका की तरफ मुड़कर कहा, जो मेरा है, वो मेरा ही है। मैं किसी को बीच में नहीं आने दूंगी। सबको जान से मार दूंगी। इतना कहकर वो तुरंत खिड़की से कूद गई। मुंबई, इंडिया। अगला दिन सागरिका, रुचिका के वार्ड में ही थी। वो वहां पर चुपचाप सोफे पर बैठी हुई थी। इस वक्त वहां पर पुलिस की टीम भी थी, जो कि रुचिका से बात कर रही थी। रणधीर एक तरफ खड़ा सारी चीजें देख रहा था और उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। तभी सत्यम वहां पर आकर बोला, 2-3 कांस्टेबल ने सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिया। नव्या यहां से नीचे कूदने के बाद सीधे गाड़ी के पास गई और वो गाड़ी में बैठकर निकल गई।
गाड़ी का नंबर वैसे तो दिख रहा था, लेकिन पूरा नंबर नहीं दिख रहा था। लास्ट के 2 डिजिट नजर नहीं आए, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है। रणधीर उसे देखकर बोला, और कुछ? सत्यम कुछ पल रुक कर बोला, और क्या? और कुछ नहीं कह सकते। रुचिका के ऊपर नव्या ने अटैक किया था, उसे क्या चाहिए समझ में नहीं आ रहा है। रणधीर बस सत्यम की आंखों में देख रहा था और सत्यम उसकी बात को समझने की कोशिश कर रहा था। वो दोनों बिना एक दूसरे से कुछ बोले ही एक दूसरे की बात समझ सकते थे और ये क्वालिटी थी उन दोनों के अंदर। थोड़ी देर बाद रणधीर ने एक लंबी गहरी सांस ली। वो सीधे सागरिका के पास आया। इधर सागरिका का ध्यान तो किसी चीज पर था ही नहीं। वो चुपचाप बैठी हुई पता नहीं क्या सोच रही थी। रणधीर उसके बगल में बैठा और उसने हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखा। तभी सागरिका तुरंत होश में आए। वो उसे देखकर बोली, रणधीर तुम कब आए? रणधीर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जब तुम्हारा दिमाग कहीं और उलझा हुआ था। सागरिका उसे देखते हुए बोली, नव्या ने रुचिका के ऊपर अटैक किया। वो हमारे घर पर रुकी थी। वो? रणधीर मैं बेवकूफ नहीं हूं। रणधीर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तो किसने बोला कि तुम बेवकूफ हो? कोई नहीं बोल रहा है ओशन कि तुम बेवकूफ हो, क्योंकि तुम नहीं हो। ओके? सागरिका उसे देखते हुए बोली, एग्जैक्टली, मैं बेवकूफ नहीं हूं। और मुझे जो समझ में आ रहा है, मैं जानती हूं कि तुम्हें भी वही समझ आ रहा है। उसकी बात का रणधीर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस हल्के से सागरिका को अपने पास खींचा। सागरिका ने बिना कुछ बोले अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया सारी इन्वेस्टिगेशन में। अब सबको पता चल चुका था कि नव्या अटैक करने वाली थी, तो बस नव्या को ढूंढना था। इसी बीच ये भी पता चला कि जो इन्फॉर्मेशन नव्या ने प्रोडक्शन हाउस को दी थी, वो सारी इन्फॉर्मेशन गलत थी। वो एड्रेस, उसका फोन नंबर, सब कुछ नकली था। इनफैक्ट जिस नंबर से वो बात कर रही थी, अब वो फोन नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा था। रात के करीब 10:30 बजे सागरिका वापस रुचिका के वार्ड में आई। रुचिका उसे देखकर बोली, आई थिंक आपको यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो नव्या आपके पीछे ही पड़ी है, और अगर वो आपके पीछे पड़ी है तो आपको ऐसे घूमना नहीं चाहिए, खतरा है। सागरिका उसे देखते हुए बोली, कोई खतरा नहीं है। बाहर गार्ड है ना, और ऊपर से सिक्योरिटी और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो फिर कुछ नहीं होगा। रुचिका उसे देखकर बोली, लेकिन गार्ड तो कल भी थे ना। लेकिन कल वो आ चुकी थी यहाँ पर, आप ऐसा नहीं बोल सकती कि। सागरिका बीच में बोली, कल तो हमारा प्लान था ना, क्योंकि मुझे लगा था कि वो जो भी इंसान है, वो तुम्हें कुछ न कुछ करने के लिए एक बार फिर से वापस आएगा। एक्चुअली आएगी। और वो वापस आए। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि वो नव्या हो सकती है। पता नहीं उसे चाहिए क्या। रुचिका कुछ कहती कि तभी सागरिका फिर से बोली, वैसे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई थिंक अभी तुम्हें बहुत आराम की जरूरत है, तो तुम सो जाओ। और प्रत्यूष ने डॉक्टर से बात कर लिया है, कल तुम्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा, तो तुम यहां से जा सकती हो। तुम अपने घर पर जाकर रहो आराम से, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रुचिका उसे देखकर बोली, ओके फाइन। इतना बोलकर वो आराम से बेड पर लेट गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। दवाइयों के असर की वजह से कुछ ही देर में उसकी आंख भी लग गई। सागरिका कुछ पल उसे देखती रही और फिर वो सीधे इस विंडो के पास गई, जिस विंडो से सुबह नव्या कूदी थी। वो धीरे से बोली, नव्या, तुमने मेरे घर में घुसने की कोशिश की और अब मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है कि वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक नाटक था, तुम्हारा नाटक। बोलते हुए उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो कुछ पल वैसे ही खड़ी रही और फिर थोड़ी देर बाद बाहर निकल गई। वो सीधे उसी फ्लो के एक जगह पर पहुंची जहां पर वाटर कूलर लगा हुआ था। उसे प्यास लगी थी। वो अपने लिए पानी निकाल रही थी कि तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा था। सागरिका ने एकदम से मुड़कर अपने सामने खड़े इंसान को देखा। वो कुछ कहती कि तभी उसके सामने खड़े इंसान ने उसके मुंह पर एक कपड़ा रखा और अगले ही पल सागरिका की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो पूरी तरीके से बेहोश हो गई। करीब 2 घंटे बाद सागरिका ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसका सिर इस वक्त काफी ज्यादा भारी था। आंखों के सामने धुंधलापन था। कुछ पल भर उसने अपनी आंखें बंद करके वापस से खोला और अब सब कुछ उसे नॉर्मल दिखाई दे रहा था। उसने अपनी नजर चारों तरफ घुमाई। वो एक पुरानी सी फैक्ट्री में थी। वो इस वक्त चारों तरफ देख रही थी कि तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, वेलकम टू द हेल, सागरिका सभरवाल। और तुम्हारा ये वाला जहन्नम तुम कभी नहीं भूलोगी। ये सुनते ही सागरिका की नजर सीधे सामने चली गई।
उसके सामने नव्या खड़ी थी, जिनके होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट बनी हुई थी और वो धीरे धीरे अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा रही थी। सागरिका चुपचाप उसे देख रही थी। कुछ ही पल में नव्या उसके सामने आकर रुकी। वो मुस्कुराते हुए बोली, तो कैसा लग रहा है जहन्नम में जाकर, जहां तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। कुछ ऐसा जो तुमने कभी नहीं सोचा होगा और कुछ ऐसा जो तुम्हारी सोच से 100 कोस दूर होगा। बोलते हुए उसकी नजर एक बार सागरिका के पेट की तरफ गई और वापस उसकी आंखों में देखने लगी। सागरिका धीरे से बोली, क्यों कर रही हो तुम ये सब कुछ? और तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, या फिर रुचिका ने क्या बिगाड़ा? उसकी बात सुन नव्या की मुस्कुराहट और भी ज्यादा गहरी हो गई थी। वो सीधी खड़ी हुई और एक नजर उसे देखकर वो सीधे एक चेयर लेकर वापस आए। वो आराम से सागरिका के सामने बैठ गई। इस वक्त उसके हाथ में एक चाकू था। सागरिका ने एक बार उसे चाकू की तरफ देखा और फिर वापस नव्या का चेहरा देखने लगी। नव्या उसे देखते हुए बोली, क्या हुआ? डर लग रहा है कि मैं इस चाकू के साथ तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकती हूँ? अगर मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बोलो ना, तो क्या डर लग रहा है? सागरिका धीरे से बोली, क्यों किडनैप किया तुमने मुझे? चाहती क्या हो तुम? सीधे सीधे बताओ कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या मुझसे? सब कुछ चाहिए? तुम देने को तैयार हो उसके बाद? नव्या की इस बात पर सागरिका के एक्सप्रेशन हल्के से बदले। नव्या फिर से बोली, इतनी बड़ी बेवकूफ कैसे हो सकती हो तुम? प्रोडक्शन हाउस चलाती हो, तुम डायरेक्टर हो, सब कुछ तो है तुम्हारे पास, तो तुम रणधीर को छोड़ दो। उसके मुंह से रणधीर का नाम सुनते ही सागरिका की आंखें तुरंत बड़ी हो गईं। नव्या कुछ पल रुककर बोली, पागल हूं मैं, उसे एक इंसान के पीछे, और एक तुम हो जो मजाक बनाकर रखने पर तुली हुई हो। तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती? मैंने क्या कुछ नहीं किया। मैं तो कुछ करना नहीं चाहती थी। मेरा बस इतना सा मन था कि मैं एक बार रणधीर से मिल सकूं। रणधीर कंधारी, जैसे मैं हमेशा स्क्रीन पर देखा था, उसे अपने सामने देखने का मन था। मैं गई थी, लेकिन मुझे किसी ने मिलने नहीं दिया। उसके बाद ना, मेरे सर पर नशा चढ़ गया कि मुझे उसे इंसान को देखना है, उसे मिलना है। मैंने उसे स्टॉक करना शुरू कर दिया और पता नहीं चला कि कब वो दिल से दिमाग में चढ़ गया, फिर कब पूरे शरीर में घूमने लगा। एक नशा बड़ा खतरनाक होता है। सागरिका धीरे से बोली, तुम्हें आइडिया भी है कि तुम क्या बोल रही हो? तुम मेरे सामने मेरे हस्बैंड के बारे में ऐसी बातें कर रही हो? वो मेरा हस्बैंड है? नव्या चिल्लाकर बोली, पता है मुझे वो तुम्हारा हस्बैंड है। सब कुछ जानती हूं मैं, लेकिन खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती। मुझे हो नहीं रहा है कंट्रोल। मैंने सोचा था, मैंने बहुत कोशिश की कि कुछ नहीं करूं। नव्या वो किसी और के रहे, लेकिन मुझसे नहीं हुआ। आई कैंट कंट्रोल। वो रुचिका, सीरियसली, लोग उसका नाम जोड़ रहे हैं रणधीर के साथ। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? क्योंकि मेरा तो खून जल रहा था। सागरिका हैरानी से बोली, व्हाट द हेल? तुमने रुचिका के साथ ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि वो रणधीर के साथ? नव्या बीच में बोली, एग्जैक्टली, इसीलिए तो किया मैंने ये सब कुछ। मेरा बस चले तो मैं उसे जान से मार दूं। मेरा रणधीर के साथ उसका नाम जोड़ा जा रहा है। आई रियली डोंट लाइक इट। मेरा मन किया मैं उसे मार दूं, लेकिन फिर सोचा कि कोई बात नहीं, जान से मारने की क्या जरूरत है। इतनी बुरी हालत कर दूंगी कि उसे समझ में आ जाएगा कि उसे मेरे रणधीर के आसपास नहीं भटकना। सागरिका को समझ नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो बस नव्या को देख रही थी और इस वक्त नव्या उसे किसी पागल से कम नहीं लग रही थी। नव्या ने एक बार अपने हाथ में पड़े हुए चाकू की तरफ देखा और धीरे से बोली, तो याद है रणधीर का इंस्टाग्राम हैक हुआ था? सागरिका जल्दी से बोली, तुमने किया था वह? नव्या उसे देखकर बोली, ये तो मेरी क्वालिटी है, मैं तो हैकर भी हूं तुम्हारा। सागरिका बीच में बोली, तुमने रणधीर का इंस्टाग्राम हैक किया? और फिर उसके बाद तुमने अब जाकर मेरा इंस्टाग्राम भी हैक किया? मेरे इंस्टा स्टोरी पर वो जो स्टेटमेंट गई थी, वो तुमने डाली थी? नव्या मुस्कुराते हुए बोली, ऑफ कोर्स। चेन्नई में अटैक किया तुम्हारे ऊपर, लेकिन तुम्हें सिर्फ डराने के लिए किया, तुम्हें मारना नहीं था, तुम डर गई। सागरिका धीरे से बोली, तुम मुझे फॉलो करते हुए वहां पर गई थी? तुम हमें स्टॉक कर रही हो? नव्या उसे देखकर बोली, रणधीर को स्टॉक कर रही हूं? तुम तो बीच में फंसी हुई हो। अगर तुम उसकी जिंदगी में नहीं होती, तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होता। और फिर इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग करके मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बनकर प्रोडक्शन हाउस में आ गई। करीब जाने की कोशिश कर रही थी मैं, लेकिन फिर से मुझे ये समझ में आ गया कि रणधीर का ध्यान तो तुम्हारे अलावा कहीं और नहीं है। ये चल रहा है कि अगर तुम नहीं रहोगी, तो रणधीर का ध्यान जाएगा किसके ऊपर? फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं।
कभी ना कोई तो उसे चाहिए होगी ना, अपनी जरूरत के लिए भी और अपनी जिंदगी के लिए भी। अभी ये ख्याल मेरे दिमाग में कुछ दिन पहले तक था, फिर मुझे पता चलता है कि तुम तो प्रेग्नेंट हो। बोलते हुए उसकी नजर सागरिका के पेट की तरफ चली गई। सागरिका चिल्लाकर बोली, जस्ट शट अप। तुमने मेरे बच्चे के बारे में कोई भी बकवास थॉट अपने दिमाग में जाने की कोशिश भी की तो? नव्या उसे देखकर बोली, कोशिश? मैं तो इतने सारे थॉट्स ला भी दिए, क्या कर लिया तुमने? कुछ नहीं। पता है क्या, उसके पीछे ना पूरी दुनिया पागल है। पता नहीं कितनी करोड़ लड़कियां होंगी जो उसके पीछे पागल है, लेकिन मेरे जितना पागल कोई नहीं हो सकता। मुझे ना बस उसके साथ एक सेल्फी चाहिए। अगर उसी दिन उसने मेरे साथ एक सेल्फी ले ली होती ना, तो फिर बात इतनी आगे बढ़ती नहीं। मेरे दिमाग में वो पागलपन नहीं चढ़ता, ये सब कुछ नहीं होता। क्योंकि मैं बहुत जिद्दी हूं और रणधीर ने ना मेरी जिद को बहुत गंदे तरीके से हवा दे दी। शिकार तुम बन गई, शिकार वो रुचिका बन गई। इतना बोलकर वो पागलों की तरह हंसने लगी। सागरिका अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, तभी नव्या खड़ी होकर बोली, कोई फायदा नहीं है। कुछ नहीं होगा इन सारी हरकतों से ना, सच में कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा दिमाग खराब होगा, और अपना दिमाग खराब करके क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। तो फिर मत करो। सागरिका उसे घूरते हुए बोली, करना क्या चाहती हो तुम मेरे साथ? नव्या उसके सामने आकर रुकी। उसने आराम से अपना सिर झुकाया और उसकी आंखों में देखकर बोली, मैं तुम्हें पूरी तरीके से टॉर्चर करना चाहती हूँ। जब जब रणधीर तुम्हें मेरे सामने पकड़ता है ना, वो तुम्हें इतनी प्यार भरी निगाहों से देखता है ना, मेरा खून जलता है इतनी बुरी तरीके से कि यू नेवर नो। तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें जान से मारने का मन कर जाता है मेरा। सागरिका ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, तभी नव्या सीधी खड़ी होकर बोली, हाँ सागरिका। सागरिका उसे देखते हुए बोली, तुमने किया था? नव्या मुस्कुराते हुए बोली, एग्जैक्टली, वो मैं ही थी। तुम्हें डरा रही थी मैं, खेल रही थी। और पता है, किसी को कभी मेरे ऊपर शक भी नहीं हुआ। कोई कभी नहीं सोच सकता कि वो मैं हूं। तुम्हारे प्रोडक्शन हाउस में एक नॉर्मल सी असिस्टेंट डायरेक्टर। कौन सोचेगा? कोई नहीं सोचेगा। सागरिका उसे घूरते हुए बोली, अब तक सबको पता चल चुका है नव्या, तो ये मत सोचो कि किसी को नहीं पता चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी सबको पता है। नव्या अपने दोनों हाथ बांधकर बोली, तो किसी ने क्या कर लिया? मैं आ गई। मैं रुचिका को डरा दिया। मतलब तुम वहां पर थी, लेकिन फिर भी मैं भाग गई। कोई मुझे पकड़ नहीं पाया, और फिर मैं वापस आई। मैं तुम्हें किडनैप करके ले आई, लेकिन मजाल है कि किसी को भी मेरे बारे में कुछ पता चल गया हो। उसकी बातें सुनते हुए सागरिका के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। नव्या ने जैसे ही उसकी स्माइल देखी, उसके एक्सप्रेशन थोड़े से बदले। वो धीरे से बोली, क्या? ऐसे स्माइल क्यों कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें किडनैप किया है, तुम्हारी जान को खतरा है और तुम? सागरिका बीच में बोली, कितनी बड़ी बात बोल रही हो नव्या। तुम कल आई और निकल गई, तो तुम्हें किसी ने पकड़ा नहीं। फिर तुम वापस आए, तुम मुझे किडनैप करके ले गई, लेकिन फिर भी तुम्हें किसी ने पकड़ा नहीं। कुछ ज्यादा अजीब नहीं हो गया? या फिर कह सकते हैं कि किसी की नजर ही नहीं गई तुम पर। वेरी स्ट्रेंज। बोलते हुए उसके होठों की मुस्कुराहट और भी ज्यादा गहरी हो चुकी थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।